बड़ी बात कही है। सर, शहरीकरण के दौर में नदियों का सूखना निरंतर जारी है और हम जिस शहर में हैं वहाँ भी शिप्रा किसी समय कलकल बहती थी, लेकिन आज प्रदूषण से उसका वह स्वरूप आज दिखाई नहीं देता है। तो इस स्वरूप को फिर से प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास हमें करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। जिस हम एक पवित्र नदी शिप्रा के बारे में बात करते हैं कि बड़ी ऐतिहासिक और पवित्र नदी जी आज कहाँ चली गई या वो आज नदी के रूप में भी नहीं रही। लेकिन जिस देश की बात करते हैं कि जिस देश में हम नदियों को पूजते थे, जिस देश में हम पहाड़ों को पूजते थे, पेड़ों को पूजते थे, जिस देश में ये गाया जाता हो सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम भारत माता, जी ऐसा प्रकृति पूजक देश में गंगा मैली, यमुना मैली, शिप्रा मैली ये क्यों हो गई, इसके बारे में बहुत ही चिंतन करने का विषय है। उसके बारे में मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ जी कि आखिर इस प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाने की बात है वो केवल इंसान पहुंचाता है। प्रकृति का कोई भी अवयव जिसको हम जल, जमीन, जंगल, जानवर बोलते हैं वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता है, केवल ये इंसान। लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरी प्रकृति में इंसान केवल 0.01% है, यानी 0.01% ये इंसान 99.99% पूरी प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। और इसलिए यदि हमको इसको बचाना है तो इस इंसान को ठीक करना पड़ेगा, और इंसान को ठीक करना यानी उसकी लाइफ स्टाइल को, उसकी जीवन शैली को बदलना। तो 0.01% पर ही हमारा प्रयास है कि हमें छोटे छोटे प्रयोगों से स्वयं से शुरुआत करके और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चाहे नदी हो चाहे प्रकृति हो, इसको करने के लिए इस मनुष्य का, इस व्यक्ति का, इस मानव का माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही। 0.01% के सुधार से 100% तक पहुंचने का एक फार्मूला निश्चित रूप से। सर, आप युवाओं को पर्यावरण क्षेत्र से जुड़ने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि इस देश का युवा अगला भविष्य है। मैं तो उसको अगला भविष्य नहीं कहने के साथ साथ वर्तमान कहता हूँ कि अगर वर्तमान में ये युवा जागृत हो जाएगा तो देश का भविष्य भी सुधर जाएगा। और युवाओं को करने के लिए हम पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ा मुहिम चला के रखे हैं जिसको हम बोलते हैं सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम जी। और इस सोशल इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से हम युवाओं को अभी ऑनलाइन इस प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं कि जिससे वो खुद के यहाँ पर खुद के जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। और उसके लिए हमने एक इको मित्रम ऐप है, ECOMITRAM करके एक इको मित्रम ऐप है जी। उस ऐप के माध्यम से हमको इस प्रकार के सब प्रकार का मटेरियल, वीडियोस, वर्कशॉप्स मिल जाते हैं कि जिससे ये युवा जुड़ता है और SIP के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें फिर वो 3 दिन का और 15 दिन का इस प्रकार से इस वर्कशॉप को अटेंड करता है। उसमें से सिलेक्शन होने के बाद वो नेशनल यूथ पार्लियामेंट के लिए भी सिलेक्ट होता है, यानी पूरे देश में पर्यावरण के लिए युवा ये पार्लियामेंट में जाकर किस प्रकार से जागरूक हो सकता है, इस प्रकार का प्रयोग करते हैं जी। तो युवाओं को जोड़ने के लिए हम लोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम रेडियो दस्तक के श्रोताओं को, युवा श्रोताओं से हम अनुरोध करेंगे कि वे इको मित्रम ऐप को डाउनलोड करें, इसको विजिट करें, उसका लाभ लें। सर, प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है, इसके खिलाफ हम क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत प्रश्न है। मुझे लगता है कि प्लास्टिक हमारे लिए चुनौती नहीं है, उसका उपयोग और दुरुपयोग ही उसकी चुनौती है। एक बात मैं बताता हूँ कि विश्व में सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉलीथीन उपयोग करने वाला अमेरिका, जहाँ पर प्रति व्यक्ति 110 किलो पर ईयर, यानी प्रति वर्ष एक व्यक्ति 110 किलो प्लास्टिक को कंज्यूम करता है, उपयोग करता है। लेकिन वहां पर उसकी प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में केवल 11 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग होता है। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ लगे हैं। कारण प्लास्टिक नहीं है, कारण है हमारी जीवन शैली में उसका मिसयूज और ओवर यूज है कि क्या हम उसको अपने घर के बाहर नहीं निकलकर अलग से रख दें, उसको इको ब्रिक्स बना दें, एक बोतल में भर के या एक जगह इकट्ठा करके, तो वो रिसाइकलर में रिसाइकलिंग हो जाएगा। यदि वो गीले कचरे के साथ मिक्स हो जाता है तब वो कचरा बन जाता है। और इसलिए हमको पॉलीथीन और प्लास्टिक के प्रति ये देखने का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा कि वो हमारा दुश्मन नहीं है जी। वो हमारे लिए वरदान जरूर है, लेकिन उसका हम निस्तारण ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो वही कचरे के रूप में, इसलिए उसको नहीं
जमीन पर डाला जाए, ऐसा हमारा अनुरोध रहता है। तो उसको कम से कम यूज करना और कम से कम यूज करने के बाद उसका सही निस्तारण करना, ये दो विषय इसके हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसके समाधान क्या हो सकते हैं सर? बिल्कुल ठीक है। मैं कल ही पंजाब के बारे में बात कर रहा था जी। तो हमको पता है कि वहाँ की कृषि में इतना केमिकल पेस्टिसाइड्स उपयोग होने लगे हैं कि वहाँ से कैंसर और कैंसर के बढ़ते हुए रोगियों के कारण वहाँ से एक ट्रेन जाती है राजस्थान, कैंसर ट्रेन ही बोलते हैं उसको। कारण और उसका दुष्प्रभाव यही है कि वहाँ खाने में, अन्न में इस प्रकार के केमिकल आने से कैंसर होने लग गया है। जी जी। हमको इसके लिए केमिकल फ्री पर जाना पड़ेगा और आज इस प्रकार के कम से कम 50,000 से ज्यादा किसान उसी पंजाब में जैविक खेती करने लग गए हैं। तो हमें केमिकल फ्री उस पर जाना पड़ेगा और वो आज आने लग गया है। इवन मेरा तो ये भी कहना है कि हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी केमिकल फ्री, रसायन मुक्त हमारी जीवन शैली बनानी पड़ेगी, जिसमें हमको शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट इसको यूज करना कम और इसके विकल्प के रूप में केमिकल फ्री जी हमको उसको लाना पड़ेगा। उससे भी हम बहुत सारा केमिकल का वो बचा सकते हैं। जी सर, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकारी नीतियां और योजनाएं पर्याप्त है या उसमें सुधार की गुंजाइश है? आप क्या समझते हैं? मेरा ये कहना है कि सुधार की गुंजाइश तो हर जगह रहती है और गुंजाइश को करने के लिए हमें विचार करना पड़ेगा कि कानून और नियम तो बहुत बने हुए हैं जी, पर्याप्त हैं और भी बन सकते हैं, लेकिन उसको नीचे तक व्यवहार में उतारने का कानून स्वयं को लेना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे जूते चप्पल बाहर उतरते हैं, वो किसी कानून में नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतार के जाता है जी, क्योंकि एक श्रद्धा है या समाज का ये मन बन गया कि ये एक पवित्र स्थान है। ठीक इसी प्रकार से जब समाज का मन हमारी जीवन शैली के साथ बदल जाएगा तो ये बहुत सारे कानून भी सहज रूप से स्वाभाविक हो जाएंगे। मैं अभी एक बात बताना चाहता था कि अभी कुंभ आ रहा है और उज्जैन तो कुंभ की नगरी है, इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि हमने इस बार ये प्रयास किया कि हरित कुंभ और स्वच्छ कुंभ कैसे हम कर सकते हैं। और स्वच्छ कुंभ का मतलब हर व्यक्ति कुंभ में जाने वाला अपनी पॉलीथीन, अपना कचरा उसी कुंभ की धरती पर, पवित्र धरती पर डालता है। इस बार प्रयागराज में है 40 करोड़ लोग वहाँ पर डालते हैं कचरा, तो 40,000 टन वहाँ कचरा, इतने कचरे को सरकार करेगी, लेकिन हमारा प्रयास पर्यावरण संरक्षण के लिए ये है। देखिए अभी कुछ वर्षों के बाद यहाँ पर भी होने वाला है, तो यहाँ पर भी आने वाला हर यात्री अगर कुंभ की धरती पर और उस नदी को बचाने के लिए वहाँ पर अपना कचरा ना डाले, अगर कोई कचरा है उसको वहाँ डालना नहीं, डाले नहीं तो उसको वापस लेकर आना, और वापस लेकर नहीं आए तो कम से कम डस्टबिन में डालना, कचरा पात्र में। तो इससे हम 40,000 टन में से अगर 20,000 टन भी हमने बचा लिया तो इस जाने वाले यात्री के मन में वो पवित्रता, तो ये स्वयं का जो अनुशासन है, जो स्वयं पर आरोपित होने वाला कानून है, इससे समाज का मन बदलेगा। इस समाज के मन को बदलने के लिए इस प्रकार के प्रयास इस बार के कुंभ में भी हम एक थैला एक थाली हम समाज के लिए, कुंभ के लिए दान दे सकते हैं। क्या थैले से हम वहाँ के पॉलीथीन को मुक्त कराएंगे और थाली से वहाँ पर रोज का जो डिस्पोजेबल है पत्तल दोनों का, उसको कम करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो पवित्रता बनाए रखने के लिए हमारा व्यवहार और स्वभाव होगा जी, ये पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी जीवन शैली में आने वाला एक बहुत बड़ा व्यवहार होगा। इसलिए इसमें कानून के साथ हमें निज पर कानून लाना ये महत्वपूर्ण है। एक थैला और एक थाली का महत्वपूर्ण सूत्र आज आपने कुंभ की इस नगरी से दिया है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि वृक्षारोपण के साथ साथ पेड़ों का संरक्षण भी आवश्यक है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसके महत्व के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? पेड़ों का महत्व तो हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में बहुत बताया गया है, और इसलिए पेड़ों के लिए कहा गया है कि 10 पुत्रों के बराबर एक पेड़ होता है। ये हमारे मत्स्य पुराण में दिया गया है। तो पेड़ों को 10 पुत्रों से ज्यादा मानना, ये जिस उसमें हो, उसी संस्कृति में अमृता देवी नाम की एक महिला जोधपुर के पास आज से 250 वर्ष पहले होती है, और पेड़ों को बचाने के लिए वो खुद की 3 पुत्रियों को और उस गांव के लोगों के 363 लोगों का बलिदान होता है। विश्व के इतिहास में
पेड़ों के प्रति उनको बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान आज तक नहीं है, लेकिन समाज में उसकी जागरूकता नहीं है। क्या हम आज एक पेड़ लगा सकते हैं और बचा सकते हैं क्या नहीं? तो ये बचाना हमारा नहीं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरत है। और उसके लिए हमको व्यक्तिगत अपने जीवन में, क्या हमारे बच्चे के, हमारे पिताजी के या हमारे पूर्वजों के नाम पर इस प्रकार के वृक्षों का वृक्षारोपण लगाकर उसके प्रति लगाव और उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न रखना ये आवश्यक है। और इसका एक अभियान बहुत यहाँ पर चल रहा है, पूरे देश में भी चल रहा है कि वृक्ष लगाएं और बचाएं, दोनों की आवश्यकता। जी, आपसे चर्चा में प्रत्येक विचार से एक नया सूत्र हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को मिल रहा है। एक या दो प्रश्न अभी हम चर्चा में और जारी रखेंगे। सर, ये जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन के विषय में आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसकी चर्चाएं बहुत चल रही है। जलवायु परिवर्तन आज का ज्वलंत विषय है और केवल अपने देश का नहीं, पूरे विश्व का है, जिसको क्लाइमेट चेंज हम बोलते हैं। और केवल क्लाइमेट चेंज की बात नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है। और ग्लोबल वार्मिंग में यहाँ तक हो गया है कि यदि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इस धरती का तापमान, जो हम धीरे धीरे महसूस भी कर रहे हैं, वो यदि बढ़ गया तो मुझे लगता है, और वैज्ञानिकों का भी कहना है, कि ये सृष्टि अपने प्रलय की ओर बढ़ जाएगी। पूरा विश्व इससे चिंतित है। और इसलिए इस क्लाइमेट चेंज में हमें अपने जीवन शैली को बदलकर जो हमारे अधिकतम उपभोग की आवश्यकता रहती है, हमको कितनी बिजली, कितना पानी, कितना अपनी आवश्यकता है, उनको कम करने के लिए, इसके लिए एक सूत्र है 3 कि हमको AMC करनी पड़ेगी अपने इस नेचर की। और AMC करने का मतलब है कि हमको सबसे पहले अवॉइड करना पड़ेगा जो हमारे जीवन शैली में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, इसलिए हमको अवॉइड करना। दूसरा, मिनिमाइज करना है हमारी आवश्यकताओं को। हमारी संस्कृति में तेन तक तेन भुंजिता कहा गया था कि हमको जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा यदि उपभोग करते हैं तो हम बहुत बड़े अपराधी हैं। क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज को यदि हमने ज्यादा उपयोग किया जी, तो हम निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। वो एक क्राइम है मेरे हिसाब से, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे व्यक्तिगत नहीं हो सकते, वो समाज के, सृष्टि के हैं जी। उसको नुकसान पहुंचाना यानी बहुत बड़ा क्राइम है। तो अवॉइड। दूसरा है मिनिमाइज, कि हम उसको कैसे मिनिमम कर सकते हैं, जो मैंने बताया, तेन तक तेन भुंजिता। और तीसरा है कि हम उसको क्रिएट कर सकते हैं क्या, कंजर्व कर सकते हैं क्या। तो क्रिएट करने का मतलब, जैसे हमने गीले खाद को कचरा बना दिया, खाद बना दिया, तो गीला कचरा खाद बन जाता है, तो वो हमने एक चीज क्रिएट कर दी। वेस्ट में से बेस्ट निकालना, जो सा बोला गया। तो ऐसा हमको इसकी AMC करनी पड़ेगी नेचर की। और जहां पर कहा गया प्रकृति रक्षति रक्षता, क्या यदि हम प्रकृति का रक्षण करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगी। जी जी। सर, आप भी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के राष्ट्रीय संयोजक के महत्वपूर्ण पद पर हैं। आप भी इन सभी योजनाओं में किन किन प्रोजेक्ट से आप फिलहाल जुड़े हैं सर? अभी हम 3 बातों पे करते हैं, वो भी 3P है जी। पहला है पेड़, पानी और पॉलीथीन। और इसका एक सिंपल सूत्र यह है कि पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, पॉलीथीन हटाओ। ये 3 बातों को लेकर हम जन जागरण, जन सहभागिता और जन अभियान का काम करते हैं। उसको शुरुआत करने के लिए हम पर्सनल, प्रोफेशनल, पब्लिक लेवल पर काम करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से खुद करेंगे, प्रोफेशनल लेवल पर जाएंगे और हम अपने आसपास को ऐसा बनाएंगे जी। ये हमारा 3P का मॉडल हम नीचे तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और अच्छी बात क्या है कि समाज में जितने भी इस प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जी, वो सब इसमें खुद काम कर रहे हैं और हमारे साथ भी आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज आप रेडियो दस्तक के इस स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर, अब हम आपसे चाहेंगे कि रेडियो दस्तक के श्रोताओं के लिए एक संदेश आप अपनी ओर से। पहले तो मैं इस बात की बधाई देता हूं कि रेडियो दस्तक इस प्रकार के विषयों को आम जन तक पहुंचाने का काम करता है और इस प्रकार की जन जागरूकता से ही समाज में परिवर्तन आता है। हम सब लोग जो इस बात को सुन रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में, घर में हम 3-4 चीजों की बात हम व्यवहार में ला सकते हैं क्या। पहला है, क्या हम अपने घर में छोटे छोटे बीजों का बीजारोपण करके पौधारोपण कर सकते हैं क्या। पेड़ लगाओ, उनको बच्चे की तरह पाल कर हम 1-2 साल में कहीं पर वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो पेड़ लगाओ, ये काम कर सकते हैं क्या। हम पानी बचाने का अपने घर में छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं क्या। झूठा पानी ना जाए, क्या हम 1 बाल्टी पानी में नहा सकते हैं क्या। ऐसे छोटे छोटे काम करना, पानी बचाओ, उसमें बड़ा काम नहीं करना। तीसरा है पॉलीथीन हटाओ। तो अपने घर की सिंगल यूज पॉलीथीन, उसके कट पीस हम अलग नहीं करें और वो करते हुए
हम क्या अपने घर की पॉलीथीन को एक जगह इकट्ठा करके किसी बोतल में भरेंगे तो वो इको ब्रिक्स बना सकते हैं क्या? तो ये 3 काम नित्य जीवन में हम कर सकते हैं क्या? पॉलीथीन हटाओ यानी इको ब्रिक्स बचाओ, पानी बचाओ यानी 1 बाल्टी पानी से नहाओ, और पेड़ लगाओ का मतलब अपने ही घर में छोटे छोटे बीजों का बीजारोपण करके वृक्षारोपण करना। ये 3 बातें सब लोगों को कहना चाहता हूँ। सब लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि हम केवल अपने देश को ही नहीं, पूरे विश्व को, और विश्व को ही नहीं, पूरी सृष्टि को, पूरी मानवता को बचाने का बहुत बड़ा महत् काम करेंगे। इतना मेरा सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ हम इस चर्चा को विराम देते हैं। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री गोपाल जी आर्य। आपने आपके अनुभव, आपके विचारों, आपके सुझावों से हम सभी में प्रेरणा के नए बीज अंकुरित किए हैं। आपने जिस सरलता और स्पष्टता के साथ हमें पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी, उससे हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम। सुनते रहिए उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक।